बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो दरख्त से बंधे हुए झूले पर बैठी मुसलसल ऊंची आवाज में गाना गा रही थी। उसकी सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया था। उसकी आंखें बंद थी और मुसलसल आगे पीछे होते हुए झूले की हरकत भी उसका इर्तिकाज न तोड़ सकी। उसका नाम प्रीति था। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन बहुत पुरकशिश थी। खासकर उसकी आवाज पूरे गांव में उसकी आवाज के चर्चे थे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाडली थी। उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को आंखें बंद करके पूरा किया जाता। हालांकि उसका बाप बहुत गरीब था, गांव के जमींदार की हवेली का मुलाजिम, लेकिन जैसे भी होता वो अपनी इकलौती लाडली बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता। उसकी माँ उधेर उम्र की औरत थी। वो सिर्फ घर के काम काज करती। हालांकि जमींदार की पत्नी ने उसे कई बार कहा कि वो भी उसकी हवेली में आकर काम करे ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सकें, लेकिन प्रीति के पिता रामदास को ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए बाद में किसी ने इस पर जोर नहीं दिया। रामदास को भी प्रीति के शौक का पता था। वो जानता था कि प्रीति की आवाज़ बहुत सुंदर है, इसलिए उसने कभी उसके शौक में पाबंदी नहीं लगाई। पहले पहल तो वो सिर्फ अपनी सखियों को ही गाना सुनाती थी, लेकिन फिर ये बात किसी तरह जमींदार के कानों में पड़ गई कि रामदास की बेटी को गाने का बहुत शौक है और वो गाती भी बहुत अच्छा है। एक दिन उसने रामदास को बुलाकर पूछा, रामदास, सुना है तेरी छोरी को गाने का बहुत शौक है, उसकी आवाज़ भी सुना है कि बड़ी मीठी है। जी जी ठाकुर साहिब, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरी प्रीति को भगवान ने बहुत सुंदर आवाज से नवाजा है। वो जब भी गाती है तो इर्द गिर्द जैसे सब साकित हो जाता है। रामदास ने आजी से हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो रामदास, हमें गाना सुनना कितना पसंद है और सुंदर आवाज तो हमारी कमजोरी है। ठाकुर चंद्रराम ने ताइद तलब नजरों से रामदास की तरफ देखा और फिर बोला, हमने तुम्हारी छोरी की बड़ी तारीफ सुनी है और हम चाहते हैं कि तुम उसे किसी दिन हवेली लाओ, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। रामदास ने ठाकुर के मुंह से प्रीति के गाने की तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो झुककर उठा और चंद्रराम के चरण छुए और वापसी के लिए मुड़ गया। चेहरे पर छलकती खुशी को रामदास छुपाने में नाकाम रहा था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर झलकती खुशी को भांपा। क्या बात है प्रीति के पिता, इस समय बहुत खुश दिखते हो, क्या कोई खास बात है? रामदास की पत्नी सरस्वती ने इश्तियाक से पूछा तो जवाबन रामदास बोला, भगवान, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम्हारी खुशी का भी दोचन हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है, जरा मुझे भी तो बताओ, सरस्वती के पूछने पर रामदास बोला, वो अपने ठाकुर साहिब है ना, चंद्रराम, उनको अपनी प्रीति की आवाज़ की सुंदरता का पता चला है। वो चाहते हैं कि प्रीति उनकी हवेली में आकर उन्हें अपनी सुंदर आवाज़ में गाना सुनाए। अगर उन्हें प्रीति की आवाज़ पसंद आ गई तो वो प्रीति को बहुत कुछ देंगे, बल्कि जब भी उनका दिल चाहेगा वो प्रीति को बुलाकर उसका गाना सुनेंगे और दिल खोलकर नवाजेंगे। रामदास ने एक ही सांस में उसे अपनी खुशी की वजह बताई तो जवाबन सरस्वती खामोश हो गई। रामदास ने हैरान होकर उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो मुतफक्कर से अंदाज में बोली, प्रीति के बापू, तुम जानते हो कि ठाकुर किस तबीयत का आदमी है। वो एक अयाश आदमी है और न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत रोन चुका है। मुझे प्रीति कारण खतरा है कि अगर ठाकुर ने हमारी प्रीति को नुकसान पहुंचाया तो हम क्या कर सकेंगे। मैं अपनी प्रीति को किसी भी सूरत हवेली नहीं बेचूंगी। पगली, मैं ठाकुर चंद्रराम को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। जानती हो प्रणाम सिंह की छोकरी के साथ कितना अच्छा सलूक किया था। उस बेचारी की इज्जत किसी दरिंदे ने रोन डाली थी। उसके गरीब माता पिता कुछ भी नहीं कर सकते थे।
लेकिन ठाकुर ने उस लड़के को ढूंढकर कितनी कड़ी सजा दी थी और बाद में उस लड़की के घर वालों को इतनी दौलत दी थी कि वो अपनी बकिया जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके और अपनी छोरी की शादी भी किसी अच्छी जगह कर सके। रामदास ने ठाकुर की तारीफ में जमीन आसमान करने शुरू कर दिए तो सरस्वती ने उसे टोक कर कहा, बस बस मेरी जुबान न खुलवाओ। सारा पिंड जानता है कि ये ठाकुर ही था जिसने प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी की इज्जत लूटी थी और सजा उस बेचारे गरीब गोपाल को दी और बाद में माधुरी के घर वालों को इतनी दौलत दी कि वो बेचारे उसे ठाकुर का एहसान समझते रहे। तुम भी ठाकुर के पीछे ही पड़ गए। वो इतना अच्छा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसके काले करतूत हवेली की ऊंची दीवारों में दब जाते हैं, लेकिन कब तक? भगवान जल्द ही इस पाप का चेहरा बेनकाब करेगा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। रामदास बेजारी से बोला, इतने अच्छे आदमी को महज गलत फहमी की बुनियाद पर इतना बुरा कह रही हो। तुम जो भी कहो, मैं जल्द ही प्रीति को हवेली ले जाऊंगा। अगर ठाकुर को प्रीति की आवाज पसंद आ गई तो फिर समझो वारे न्यारे हो जाएंगे। रामदास अपनी ही धुन में बोले चले जा रहा था, जबकि सरस्वती के चेहरे पर फिक्रो तरद्दुद की लकीरें बनती जा रही थी। एक दिन प्रीति अपनी सखियों के साथ झूला झूलने में मगन थी। साथ साथ उसकी सुरीली आवाज माहौल को बहुत खूबसूरत बना रही थी। उसकी सखियां भी खामोशी से उसकी आवाज की सुंदरता को अपने अंदर उतारने में मसरूफ थी। हमेशा ऐसे ही होता था। वो जब भी अपने घर से जरा दूर इन घने दरख्तों पर परे झूलों में झूला झूलने जाती, उसकी सखियां खेलने कूदने की बजाय बड़ी ही महवियत से उसका गाना सुनती। लाजवती कहती थी, प्रीति तेरी आवाज कानों में रस सा घोल देती है, इंसान को संसार से बेगाना कर देती है। इंसान तो इंसान, हवाई मखलूक भी यकीनन तेरी आवाज के शहर में खो जाती होंगी। तो ऐसा किया कर कि इन दरख्तों के नीचे आकर या इन वीरान जगहों पर अपनी आवाज का जादू मत जगाया कर। किसी दिन कोई जिन आशिक हो गया तो फिर तू गई काम से। और प्रीति हंसकर उसकी बात को टाल जाती थी। वो उम्र ही ऐसी होती है कि लड़कियां अपनी दुनिया में मगन किसी बात पर तवज्जो नहीं देती। उन्हें जिस काम से मना किया जाए वही उनकी जिद बन जाता है। प्रीति ने भी लाजवती की बात को मजाक में उड़ाया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन ये बात सच होकर रहेगी। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। प्रीति को घर में घबराहट हुई तो वो इन घने दरख्तों की जानिब चल दी जहां वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती थी। उसने सोचा कि वहां दरख्तों की छांव में कुछ देर बैठेगी तो गर्मी से निजात मिल जाएगी। इस वक्त कोई सगी भी उसके साथ मौजूद नहीं थी। वो झूले पर आकर बैठ गई। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी तबीयत में खुशगवारियत पैदा कर दी और उसने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाना शुरू कर दिया। ठाकुर का मुलाजिम गोपी, जो किसी काम से उधर से गुजर रहा था, इतनी सुंदर आवाज सुनकर ठटक गया। वो दबे कदमों उधर ही रुका जहां से वो आवाज आ रही थी। गोपी ने हैरानगी से झूले पर बैठी उस लड़की को देखा जो हवेली में काम करने वाली मुलाजिम रामदास की छोड़ी थी। हैरानी उसे उसकी आवाज से हुई थी। इतनी सुंदर आवाज उसने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी और ठाकुर चंद्रराम तो ये आवाज सुनकर पागल हो जाएगा। उसने सोचा वो अभी जाकर ठाकुर को आगाह करता है कि इतनी प्यारी आवाज उनके अपने पिंड में मौजूद है और वो शहर से नहरीली औरतों की भूंडी आवाज को सुनने के लिए इतनी ज्यादा रकम खर्च करता है। वो ये सोचकर वापसी के लिए मुड़ गया। प्रीति को उसके आने और जाने की खबर भी ना हुई। वो तो बस अपने आप में मगन थी, ये जाने बिना कि कोई और भी उसको बहुत हैरत से देख रहा है। जिस दरख्त पर प्रीति झूला झूल रही थी उसी की एक शाख पर वो बैठा था। वो प्रीति को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रीति को अच्छी तरह देख रहा था और उसकी आवाज की सुंदरता उसे पागल कर रही थी। उसका ताल्लुक एक बेदीन जिन्नात से था, लेकिन वो सरकश हरगिज नहीं था और ना ही उसने कभी किसी आदमजात को बिला वजह तंग किया था। अब भी वो अपने कबीले में जा रहा था कि उसके कानों में सुरीली आवाज पड़ी तो वो फौरन रुक गया और उसी दरख्त की शाख पर बैठ गया जिस पर प्रीति झूला झूलते हुए गाना गा रही थी। उसने फिलहाल अपने कबीले की तरफ जाना तर्क किया और प्रीति के साथ रहने का फैसला कर लिया। उस जिनजादे का नाम रोजाम था और वो बहुत ही ताकतवर जिन था, लेकिन उसने प्रीति के जिस्म पर कब्जा जमाने की बजाय उसके साथ रहने का फैसला किया ताकि कोई भी प्रीति को नुकसान न पहुंचा सके। उधर गोपी इस वक्त ठाकुर रामदास के कमरे में उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था
थोड़ी देर पहले वो ठाकुर को प्रीति की आवाज की सुंदरता के बारे में बता चुका था और साथ ही उसके हुस्नो शबाब की दास्तान भी। ठाकुर के लिए दोनों बातें अहम थी, आवाज और शबाब। ये हो ही नहीं सकता था कि वो आवाज के साथ साथ शबाब से भी लुत्फ अंदोज ना होता। शहर से वो जिन औरतों को गाने के लिए लाता था वो कोठे से ताल्लुक रखती थी, जिनके लिए इज्जत से ज्यादा दौलत की अहमियत होती थी, और वो अपने शबाब की पूरी पूरी कीमत वसूल करती थी। इसलिए ठाकुर के लिए उन्हें रामदास करना जरा भी मुश्किल नहीं होता था, बल्कि वो खुद ही पके हुए फल की तरह जोली में आन गिरती थी। लेकिन गांव के नारियों को राम करना तकरीबन नामुमकिन होता था। उनके नज़दीक इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, और फिर गांव में इस तरह के वाकयात जल्द फैल जाते हैं। ठाकुर भी पिंड की नारियों से जरा मुहतात रहता और कोई खेल भी गैर मुहतात होकर नहीं खेलता था। पता नहीं कैसे उसे प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी को समझने में गलती हुई और बात पूरे पिंड में फैल गई। लेकिन ठाकुर ने अपना असर रसू इस्तेमाल करके इस मामले को दबाया और आइंदा के लिए मुहतात हो गया। गोपी के मुंह से रामदास की छोरी की तारीफ सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसे ये मरहला काफी आसान लगा। वो रामदास को हुक्म देकर किसी भी वक्त प्रीति को हवेली बुलवा सकता था और प्रीति को दौलत का लालच देकर या धमकी वगैरह देकर बआसानी अपनी मर्जी कर सकता था। उस वक्त भी वो गोपी से इस मौजू पर बात कर रहा था और गोपी बढ़ चढ़कर उसे मशवरे दे रहा था। ठाकुर चंद्रराम के हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें कसरत शराब नोशी से सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो मुकम्मल होश में था। गोपी, उसने अपने सामने हाथ बांधे गोपी को मुखातिब किया। तू जब भी कोई खबर लाता है बड़ी अच्छी खबर लाता है, तभी तुझे अपना खास गुलाम बनाया हुआ है, और फिर तेरी तो अपनी बीवी बड़ी रसीली है। मैं तो उसे भी हवेली में बुला चुका हूँ। गोपी, तू घर की मुर्गी को छोड़कर इधर उधर मुंह क्यों मारता है? ठाकुर के लहजे में छुपी मानी हेजी को समझकर गोपी मुस्कुराया और हाथ बांधकर बोला, ठाकुर साहिब, आप तो जानते ही हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो मुर्गी तो मुझे रोज नसीब होती है, इसलिए जी अदब जाता है। इसलिए दाल को मुंह मारना पड़ता है ताकि कुछ तो मुंह का जायका तब्दील हो। गोपी के जवाब पर ठाकुर के मुंह से कहकहा निकला और खूब हंसने के बाद वो बोला, बड़े होशियार हो। लगता है दाल कुछ ज्यादा ही रास आ गई है। ऐसा कर रामदास को मेरा पैगाम पहुंचा दे कि जब मेरा हुक्म हो वो अपनी छोरी को लेकर हवेली आ जाए और हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। और हाँ, गोपी जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, ठाकुर चंद्रराम बोला, तू गोपी रुक गया और सवालिया निगाहों से ठाकुर की तरफ देखने लगा। आज रात अपनी पति को हवेली में पहुंचा देना। बहुत दिन हुए उससे मिले हुए। आज वो बड़ी याद आ रही है। गोपी सर हिलाता बाहर निकल गया। दूसरे दिन गोपी को कहने की बजाय ठाकुर ने रामदास को खुद बुलवाकर उसकी छोरी प्रीति को हवेली में लाने के लिए कहा। जब रामदास ने ये खबर अपनी पत्नी को सुनाई तो वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। शाम समय प्रीति को लाजमन ठाकुर की हवेली जाना पड़ता। उसने भगवान से प्रीति की सलामती के लिए प्रार्थना की और खामोश हो गई। प्रीति अपने कमरे में पुरसुकून सो रही थी कि उसे किसी ने इतने प्यार भरे अंदाज में पुकारा कि उसकी नींद फौरन उरंछू हो गई। कमरे में तारीकी फैली थी। वो उठकर बैठ गई, आंखें फाड़ कर हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी। उसे हैरानगी हो रही थी कि उसे किसने पुकारा है। हालांकि आवाज बहुत नरम और मध्यम थी, लेकिन इसके बावजूद वो गहरी नींद से किस तरह अचानक बेदार हो गई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ये सोचकर वो फिर से लेटने लगी कि वो आवाज दोबारा से सुनाई दी। किसी ने उसे बड़े प्यार से पुकारा था। वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगी। उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अचानक उसे अपने बालों में किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। कोई नादीदा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था और वो दुनिया और माफिया से बेखबर होती जा रही थी। फिर उसके कानों में वही दिलकश आवाज गूंजी, तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन तुम हो कौन और बंद कमरे में किस तरह आए? प्रीति मदहोशी आवाज में उस नादीदा वजूद से पूछ रही थी। कुछ देर तो पुरअसरार सी खामोशी रही। फिर वो बोला तो प्रीति को अपने कानों में रसगुल्ता महसूस होने लगा। मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है, लेकिन हम सरकश जिनों में शुमार नहीं होते, जो इंसानी वजूद पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और उन्हें हर तरह की तकलीफ देने से बाज नहीं आते।
लेकिन हमारे कबीले का ये दस्तूर है कि जो भी जिन किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा उसकी जिनाती ताकतें सल्ब कर ली जाएंगी और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करने का वादा करे तब उसे मुआफ़ी मिलती है। हैरत अंगेज तौर पर उसके जिन होने के बावजूद प्रीति को उससे कोई खौफ महसूस ना हुआ। उसने अपने हाथ प्रीति के सर से हटाए। उसकी आवाज़ तो आ रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? प्रीति ने किसी नादीदा नुक्ते पर निगाहें जमाकर कहा। क्यों नहीं? फिर ठंडी हवा का एक झोंका प्रीति के चेहरे से टकराया और सामने बिस्तर पर धुएं का एक मरगोला बनने लगा। धीरे धीरे वो मरगोला एक ठोस इंसानी वजूद में डलने लगा। जब वो साया मुकम्मल हुआ तो एक खूबसूरत वजूद प्रीति के सामने था। वैसे तो वो बिल्कुल इंसान ही दिखाई देता था, लेकिन उसकी भौहें बहुत घनी और आंखें किसी हद तक कानों की जानिब खिंची हुई थी। कतई नजर उसके वो बिलाशुबा बहुत हसीन मर्द था। प्रीति ने आज तक इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। वो आंखों में सताइश लिए यकटक उसकी तरफ देख रही थी। उसे इतनी महवियत से अपनी तरफ तकते पाकर उसके लबों पर दिलकश तबस्सुम आ ठहरा। ऐसे देखकर तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हालांकि मैं तो खुद तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हूँ और तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास रुक गया और अब तो यूं लगता है कि मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। उसकी बेकरार आवाज़ प्रीति को किसी और दुनिया की सैर कराने लगी। उसने कब इतने खूबसूरत अल्फाज में किसी से अपनी तारीफ सुनी थी। उसके भरभरे लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने जल्दी से नजरें झुकाई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, प्रीति ने दिल में सोचा, लेकिन कुछ कहने से बाज रही। क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो? उसके सवाल पर प्रीति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक से खाइफ होकर फिर से निगाहें झुकाई, लेकिन सर को असबात में हिलाना नहीं भूली। तुमने मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा, रुज़ाम ने प्यार से प्रीति की तरफ देखते हुए पूछा तो प्रीति को भी ख्याल आया। तुमने इतना मौका ही कहाँ दिया कि मैं तुम्हारा नाम पूछ सकूं? अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति ने मासूमियत से दरियाफ्त किया। तो जवाब में रुज़ाम ने उसे अपना नाम बताया और फिर सारा वाकया उसे बताया कि किस तरह वो उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और अब वो कहीं भी जाने का इरादा तर्क कर चुका है। प्रीति को ये फिक्र खाने लगी कि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, लेकिन रुज़ाम ने उसे बताया कि वो गायब हालत में उसके साथ रहेगा, किसी को ज़रा भी पता नहीं चलेगा। प्रीति मुतमिन हो गई। फिर बातों में रात गुजरने का पता भी न चला। सुबह वो जल्दी बेदार न हो सकी तो उसकी माता ने उसे जगाया। उसे बताया कि आज शाम समय उसे ठाकुर की हवेली गाना सुनाने के लिए जाना है। प्रीति बहुत हैरान हुई कि ठाकुर को कैसे पता चला कि वो अच्छा गाती है, लेकिन उसे हर हाल में ठाकुर की हवेली में जाना था क्योंकि हुक्म अदवली की सजा वो अच्छी तरह जानती थी। साथ साथ उसे ये भी परेशानी थी कि पता नहीं ठाकुर किस कमाश का आदमी होगा, क्योंकि पिंड वालों से वो भी ठाकुर की फितरत के बारे में कुछ न कुछ सुन चुकी थी। इसलिए उसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। वो परेशानी के आलम में कमरे में वापस आई और खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। अचानक रुज़ाम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो वो चौंक गई। उस वक्त वो बिल्कुल उसे फरामोश किए हुए थी। जब रुज़ाम ने उसे मुखातिब किया तब उसे उसका ख्याल आया, इतनी जल्दी मुझे जहन से झटक दिया। अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ, जब चला गया तो भला तुम कहाँ मुझे याद रखोगे? रुज़ाम की आवाज़ पर वो शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, वो दरअसल, और फिर उसने सारी बात रुज़ाम को बता दी। जवाबन उसने प्रीति को तसल्ली दी और कहा कि फिक्र न करे, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हूँगा। वो बेफिक्र होकर हवेली जाए। उसकी बात पर प्रीति को ढारस हुई और वो हर परेशानी को जहन से झटक कर हवेली जाने के लिए तैयार होने लगी। ठाकुर चंद्राम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। उसने अपनी खाबका को मजीद खूबसूरत बनवाया। गुलाबों की पत्तियां बेड पर बखेरी, जिनकी महक ने पूरे कमरे को मशहूर कर दिया। बेड के आसपास गुलाबों की लड़ियां लगवाई, जिससे कमरे की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया था। कमरे के रंग से हमरंग पर्दे और बेडशीट की महलनुमा कमरे का तासुर पेश कर रही थी। गोया कमरा यूं तासुर पेश कर रहा था जैसे आज ही किसी की शादी के लिए खसूसी तौर पर सजाया गया हो। वो जब भी किसी शिकार को यहाँ लाता तो कमरे को इसी तरह सजाता था। कमरे का रोमान परवर माहौल शिकार को शिकार करने में आसानी देता
और जो आसान शिकार ना होता उसे दौलत की चकाचौंध दिखाई जाती, कुछ तो हथियार डाल देती और कुछ इसके बावजूद भी मुश्किल साबित होती, जिन्हें वो अपने जोर बाजू से फतह कर लिया करता। और प्रीति के बारे में भी उसका ख्याल था कि वो गरीब लड़की है, दौलत की चकाचौंध से वो ज्यादा मुजाहमत नहीं करेगी। और जब गोपी ने उसे प्रीति और उसके पिता के आने की इत्तला दी तो उसने जल्दी से उन दोनों को अंदर बुलाया। गोपी भी उसके साथ अंदर आया। जैसे ही ठाकुर चंद्रराम की नजर प्रीति के सांवले लेकिन पुरकशिश चेहरे पर पड़ी तो वो अपनी आंखें झपकाना भूल गया। ऐसा हुस्न उसने कहाँ देखा था। वो दिल के दिल में गोपी को शाबाश दे रहा था जिसने इतना नमकीन शिकार उसे फराहम किया। अचानक रामदास की आवाज गूंजी तो वो चौंक गया, जो अपनी छोरी प्रीति को कह रहा था कि वो ठाकुर को प्रणाम करे। उसके कहने पर प्रीति ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जवाबन ठाकुर ने उसे ऐसी भूखी नजरों से देखा कि उसका वजूद काम किया। औरत फौरन मर्द की नजर को पहचान लेती है कि वो किस जाविये से देख रहा है, लेकिन रामदास को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस इसी में खुश था कि ठाकुर ने उसे इतनी इज्जत बख्शी कि उसकी छोरी को खसूसी तौर पर बुलाया। जब ठाकुर अच्छी तरह प्रीति को नजर से टटोल चुका तो उसने गोपी को मुहातिब किया, गोपी रामदास को मेहमान खाने में ले जा और इसे पूरी इज्जत से बैठा। जो भी तलब करे फौरन हाजिर कर। इसके साथ ही गोपी को आंख का महसूस इशारा किया तो वो मानी हेजी से सर हिलाता, रामदास को साथ लेता मेहमान खाने की जाने बढ़ गया। वो ठाकुर के इशारे का मतलब अच्छी तरह जानता था। रामदास को इतनी शराब पिलानी थी कि वो होशो हाथ से बेगाना हो जाए और वो खुलकर खेल खेल सके। जैसे ही गोपी रामदास को लेकर बाहर निकला, ठाकुर चंद्रराम ने हवसभरी निगाहों से देखा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति का दिल जोर से डरक उठा। ये आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? प्रीति के सहमे लहजे पर ठाकुर ने मीठी नजरों से उसे घूरा और बोला, घबराओ नहीं, मुझे तब तक गाना सुनते में मजा नहीं आता जब तक मुकम्मल खामोशी और सुकून ना हो। तुम ऐसा करो, गाना शुरू करो। ये बोलकर ठाकुर प्रीति के बहुत करीब बैठने लगा तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली, माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपके इतना नजदीक बैठकर नहीं गा सकती, मुझे अजीब सा लगता है। प्रीति की बात पर ठाकुर जोर से हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, तुम जिस तरह गा सकती हो वैसे गाओ। ये कहकर ठाकुर ने बैकग्राउंड से टेक लगा ली और मदहोश नजरों से प्रीति को देखने लगा। और जब प्रीति ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया तो ठाकुर मदहोश सा हो गया। इतनी सुंदर आवाज उसने कब अपनी जिंदगी में सुनी थी। जूं जूं प्रीति गाते हुए आगे बढ़ रही थी वैसे ही ठाकुर मदहोश सा होता जा रहा था। और जब प्रीति ने गाना खत्म किया तो कुछ देर तो वो यूं ही पड़ा रहा और फिर एक झटके से प्रीति की तरफ बढ़ा। उसके लबों पर प्रीति की आवाज की तारीफों के पुल थे। प्रीति के करीब पहुंचकर उसने जो ही प्रीति को अपने बाजू में भरना चाहा, उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा तो वो जैसे होश की दुनिया में वापिस आया। और फिर जैसे ही उसकी नजर प्रीति के पीछे खड़े वजूद पर पड़ी तो उसके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। प्रीति के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत और खौफनाक आदमी खड़ा था। उसके मुंह से खून बहकर उसके पूरे जिस्म को भिगो रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर खून की एक बूंद भी फर्श पर नहीं गिर रही थी। जब वो बोला तो उसकी आवाज ने इर्द गिर्द बोलचाल पैदा कर दिया, जबकि प्रीति को मालूम हो गया कि उसके पीछे यकीनन रोजाम होगा, जो अपनी शक्ल बदलकर ठाकुर को खौफजदा करने आया है ताकि वो प्रीति को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसकी भयानक आवाज ने ठाकुर के जिस्म पर लर्जा तारी किया। वो बहुत खौफजदा हो गया, जबकि रोजाम चंद कदम आगे बढ़कर ठाकुर के करीब आया और अपनी डरावनी आवाज में ठाकुर को मुखातिब किया, ओए ठाकुर, तू क्या समझता है कि तू गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहेगा और ईश्वर खामोशी से देखता रहेगा? ईश्वर सिर्फ इसलिए खामोश था कि शायद तू अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए और ईश्वर से माफी मांग ले, लेकिन नहीं, तू तो जुल्म करते हुए भूल गया कि एक तुझसे भी बड़ा ऊपर मौजूद है जो तेरी हर हरकत को नोट कर रहा है। लेकिन वो दरगुजर करता आया और तूने इस खामोशी को कुछ और समझ लिया। लेकिन अब तेरे जुल्म इतने बढ़ चुके हैं कि एक लम्हे भी अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो तू पता नहीं क्या करेगा। अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ईश्वर एक लम्हे के लिए भी तुझे छोड़ने पर तैयार नहीं। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे कुछ ना कहो, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, ठाकुर चंद्रराम ने रोजाम के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि इसका वक्त पूरा हो चुका था और वैसे भी जब जालिम को लगता है कि उस पर बुरा वक्त आ गया है तो वो माफी मांगता है।
और आइंदा अच्छा रहने का वादा करता है। लेकिन जब बुरा वक्त टल जाए तो वो फिर अपने असली रूप में आ जाता है और भगवान से किए गए वादे को भूल जाता है, जैसे कि ठाकुर चंद्रराम। लेकिन रुजाम ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे किए उसके हाथों से तेज शुआएं निकली और ठाकुर के जिस्म में पेवस्त हो गई। उसके मुंह से अजियतनाक चीखों का तूफान फूट रहा था। शुआएं जहां जहां पड़ी वहां से खून का फवारा फूट पड़ा और देखते ही देखते ठाकुर ने अजियत के आलम में अपनी जान दे दी। प्रीति आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रही थी। जब ठाकुर ने दम तोड़कर उसके मुंह से चीख निकली, उसकी चीख सुनकर रामदास और गोपी दौड़ते हुए आए और अपने आगे का मंजर देखकर हैरान रह गए। और जब उनकी नजर रोजाम की खौफनाक शक्ल पर पड़ी तो उनकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। अचानक रोजाम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसने गोभी की तरफ गजबनाक नजरों से घूरा और बोला, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है, जो अपनी पत्नी को अपनी खुशी से ठाकुर के हवाले करता था और दौलत बिटोरता था। लेकिन अब वो दौलत तेरे कुछ काम नहीं आएगी। उसने गोपी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे किए और गोपी के मुंह से अजियतनाक चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ठाकुर चंद्रराम और गोपी की मौत पर जहां लोगों ने भगवान का शुक्र अदा किया था, वहीं वो हैरान थे कि ऐसा किसने किया, लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर थे। इसलिए सबसे बड़ी बात ठाकुर और गोपी से निजात थी। ठाकुर के परिवार ने भी शुक्र अदा किया, क्योंकि वो भी ठाकुर से सख्त परेशान थे, लेकिन खौफ से जुबान नहीं खोलते थे। जालिम अपने अंजाम को पहुंच गए थे। प्रीति बड़ी उदास थी, क्योंकि रुजाम चला गया था। उसका वापस जाना बहुत जरूरी था। उसने फिर आने का वादा किया था। प्रीति को उसी दिन का इंतजार था, लेकिन एक दिन अजीब बात हुई। एक आदमी उनके घर आया। उसने प्रीति को बुलवाने का कहा। जब प्रीति आई तो उसने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो फिल्म के म्यूजिक का प्रोड्यूसर है। उसे गाने के लिए किसी नई आवाज़ की ज़रूरत थी और उसे प्रीति का पता चला तो वो यहाँ चला आया, क्योंकि एक आदमी ने उसे यहाँ का पता दिया। फिर उसने प्रीति को गाने के लिए कहा। जब प्रीति ने उसे गाना सुनाया तो वो मशहूर सा हो गया और उसे फ़ौरन अपने गाने के लिए बुक कर लिया। कुछ दिन के बाद प्रीति ने अपने परिवार के साथ मुंबई चले जाना था। उस प्रोड्यूसर ने उन्हें फ्लैट दिलाने का वादा भी किया था। प्रीति हैरान थी कि वो कौन आदमी हो सकता है। उस प्रोड्यूसर को उसके बारे में बताया। फिर उसके जहन में रुजाम का नाम आया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।